नमस्कार दोस्तों, कोटा कैरियर पेश आर्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम आगे की श्रृंखला में बढ़ते हैं। हमने क्या उस दिन कल वाली क्लास में प्रवास की परिभाषा, बोध मोदी के अनुसार प्रवास की परिभाषा, प्रवास के मतलब कितने भेद है, प्रवास के कितने पक्ष है। आज हम पढ़ेंगे प्रवास के प्रकार। प्रवास के प्रकार, तो पहले प्रवास के प्रकार पढ़ लेते हैं। प्रवास के प्रकार, देखो प्रवास के दो प्रकार है। कितने प्रवास के कितने प्रकार है? दो प्रकार है। कितने प्रवास के प्रकार? दो। देखो अब वो कौन कौन से? पहला देखो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, दूसरा है अंतर्देशीय प्रवास। अंतर्देशीय प्रवास, पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, दूसरा अंतर्देशीय प्रवास। अब आपसे पूछ ले अंतर्राष्ट्रीय प्रवास किसे कहते हैं? तो देखो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप या एक देश से दूसरे देश के मध्य होने वाले प्रवास को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। कैसे? कि जैसे मान लो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप। उदाहरण के तौर पर जैसे मैं आपको बता दूं, ये पहले वाला लाइन देखो, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप। जैसे मान लो एशिया महाद्वीप से यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप से यूरोप महाद्वीप। जैसे एशिया महाद्वीप का भारत देश है। भारत किस महाद्वीप का देश है? एशिया महाद्वीप का देश है। कोई भारत का नागरिक है, वो भारत को छोड़ के कहाँ रहने लगता है? जैसे ब्रिटेन में। ब्रिटेन किस महाद्वीप का देश है? तो ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप का देश है। और भारत किस महाद्वीप का देश है? तो भारत एशिया महाद्वीप का देश है। तो अब ये क्या है, कोई व्यक्ति है भारत को छोड़ के ब्रिटेन में रहने लगा है, ब्रिटेन में चला गया, ब्रिटेन में रहने लगा है। तो अगर वो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की ओर जा रहा है, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की ओर गमन कर रहा है या प्रवास कर रहा है, तो कौन सा प्रवास है? वो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है। अर्थात एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के मध्य होने वाले प्रवास को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। जैसे भारत एशिया महाद्वीप का देश, ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप का देश, इन दोनों के मध्य अगर कोई प्रवास हुआ है तो वो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है। आगे देखो, या एक देश से दूसरा देश। एक देश से कैसे? जैसे कोई भारत से अगर मान लो चीन चला गया, तो बताओ ये एक ही महाद्वीप के दोनों देश एक नहीं है। अरे दोनों एक ही महाद्वीप के देश एक नहीं है, एक ही महाद्वीप के देश है, तो इसे भी अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की दोनों ही परिभाषा होगी। तरीका समझना, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, जैसे एशिया से यूरोप गया तो भी वो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है। और अगर वो एशिया से चीन गया, अर्थात एक ही महाद्वीप के दो देशों के मध्य उसने अगर प्रवास किया है तो भी अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप या एक देश से दूसरे देश के मध्य होने वाले प्रवास को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के मध्य होने वाले प्रवास को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। तो उदाहरण के तौर पर मैंने बता दिया, महाद्वीप की बात करें तो जैसे एशिया महाद्वीप से कोई यूरोप गया है तो भी अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है। और वो एक ही महाद्वीप के दो देशों के मध्य अगर उसने प्रवास किया है तो भी वो कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है। आगे बात में, ये जो प्रवास किया जाता है ये किसी राजनीतिक कारण, किसी आर्थिक कारण, किसी सांस्कृतिक कारण या किसी भौतिक कारण से किया जाता है। इन कारणों से कौन सा प्रवास किया जाता है? ये मुख्य कारण ये राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और भौतिक, ये चार किसके मुख्य कारण है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के। अगर आपसे ऐसा पूछ ले प्रवास के मुख्य कारण बताओ या प्रवास के मुख्य कारण पक्ष बताओ, तो भी यही है, तो भी यही है। अब जो आजकल जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास ज्यादा किया जा रहा है वो किसके लिए किया जा रहा है? आपसे आप ये पूछ ले तो ये ध्यान रखना, वर्तमान समय में जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास किया जा रहा है वो सबसे अधिक किसके लिए किया जा रहा है? वर्तमान समय में किसके लिए किया जा रहा है? वर्तमान समय में सबसे अधिक किया जा रहा है वो आर्थिक उद्देश्य के लिए। आर्थिक उद्देश्य बोल दो या
रोजगार के उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। किसके लिए? रोजगार के उद्देश्य से। तो वर्तमान समय में जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास किया जा रहा है, या तो वो आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जा रहा है, या वो रोजगार के उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जा रहा है। अब देखो, ये एक बार देख लो, फिर पढ़ते हैं हम अंतर्देशीय प्रवास। अब अंतर्देशीय प्रवास क्या, देखो पहले अंतर्देशीय प्रवास की परिभाषा देखो। एक ही देश के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य होने वाले प्रवास को अंतर्देशीय प्रवास कहते हैं। जैसे एक ही देश, कैसे मैं बताऊं आपको, जैसे मान लो ये भारत है, भारत के मान लो भारत है, भारत मान लो कोलकाता से आ गया पश्चिम बंगाल से आ गया मान लो राजस्थान से गुजरात से मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, इनके मध्य अगर वो प्रवास कर रहा है, यानी ये एक ही देश के विभिन्न क्षेत्र हैं। फिर एक ही देश के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य होने वाले प्रवास को क्या कहते हैं? अंतर्देशीय प्रवास कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्देशीय प्रवास कहते हैं। जैसे भारत के विभिन्न देशों के मध्य। अगली बात में, अब अंतर्देशीय प्रवास को भी कितने भागों में बांट रखा? तो 2 भागों में बांट रखना, ये ध्यान रखना। एक तो कौन सा है? एक तो है अंतर प्रांतीय प्रवास, और एक कौन सा है? एक स्थानीय प्रवास। अब आपसे पूछे, ये दोनों थोड़ा विशेष ख्याल रखना, इनका विशेष समझना है इनको। अब आपसे पूछ ले अंतर प्रांतीय प्रवास किसका प्रकार है, तो अंतर्देशीय प्रवास का है। स्थानीय प्रवास किसका प्रकार है, तो अंतर्देशीय प्रवास का प्रकार है। तो आपको इन चीजों को समझना है। पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवास किससे कहते हैं, वो चीज आपको समझ में आनी चाहिए। उसके बाद आपको ये समझ में आना चाहिए अंतर्देशीय प्रवास किससे कहते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, देखो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, जैसे एशिया से यूरोप, एक देश से दूसरे देश, जैसे चीन से भारत, के मध्य होने वाले प्रवास को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। ये किसी राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या भौतिक कारण से किया जाता है। वर्तमान समय में जो अधिकतर ये किया जाता है, ये आर्थिक या रोजगार के उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। जैसे आपको सांस्कृतिक देखने को बताऊं, जैसे भारत के बौद्ध धर्म के अनेक बौद्ध लोग या बौद्ध भिक्षु अन्य देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए गए, ये भी है। धार्मिक कारण के लिए भी, धार्मिक भी है, इसमें धार्मिक लिखा है ना, क्या भौतिक जगह धार्मिक लिखो, धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए गए थे वो। अंतर्देशीय, एक ही देश के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य होने वाले प्रवास को, एक देश से भारत है, भारत के पूरे भारत में कहीं पर भी आप प्रवास करते हो तो अंतर्देशीय प्रवास है। अब अंतर्देशीय प्रवास के कितने टाइप है, तो अंतर्देशीय प्रवास के 2 प्रकार है। कौन कौन से? पहला अंतर्राज्यीय प्रवास। देखो अंतर्राज्यीय प्रवास क्या है? एक राज्य से या एक प्रांत से दूसरे राज्य या दूसरे प्रांत, अब एक ही शब्द लिख दो, देखो दूसरे प्रांत के मध्य होने वाले प्रवास को कौन सा प्रवास कहते हैं? अंतर्देशीय प्रवास कहते हैं। कौन सा प्रवास कहते हैं? अंतर्देशीय। आगे बात में अंतर्देशीय प्रवास देखो, एक ही देश के, जैसे भारत देश है, भारत देश के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य होने वाले प्रवास को अंतर्देशीय प्रवास कहते हैं। अंतर्देशीय प्रवास को कितने भागों में? 2 भागों में। एक तो अंतर प्रांतीय या अंतरराज्यीय, एक ही बात है। इसको अंतर प्रांतीय बोल दो चाहे अंतरराज्यीय बोल दो, एक ही बात है। आगे बात में अंतर प्रांतीय अंतरराज्यीय प्रवास किससे कहते हैं? तो एक राज्य से दूसरे राज्य या एक प्रांत से दूसरे प्रांत के मध्य होने वाले प्रवास को अंतरराज्यीय या अंतर प्रांतीय प्रवास कहते हैं। अब जैसे आपको उदाहरण पूछ ले इसका, तो इसका उदाहरण मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कोई राजस्थान है, राजस्थान को कोई व्यक्ति छोड़ के कहाँ चला गया? गुजरात चला गया। तो बताओ, ये एक राज्य को छोड़ के दूसरे राज्य में आया कि नहीं आया? एक प्रांत को त्याग कर दूसरे प्रांत में आया कि नहीं आया? तो ये अंतर प्रांतीय या अंतरराज्यीय प्रवास है। क्लियर? दूसरा देखो स्थानीय, एक ही प्रांत
या राज्य, एक ही प्रांत या राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य, विभिन्न क्षेत्रों के मध्य होने वाले प्रवास को स्थानीय प्रवास कहते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं, कोई व्यक्ति है जयपुर का, कोई व्यक्ति है मान लो जैसलमेर का। कहाँ का है? जैसलमेर का। उसने जैसलमेर को छोड़ दिया और कहाँ आ गया? जयपुर आ गया। तो बताओ जैसलमेर और जयपुर दोनों एक ही राज्य के क्षेत्र है कि नहीं है? ये दोनों एक ही राज्य के क्षेत्र है कि नहीं है? बताओ ये दोनों एक ही प्रांत के क्षेत्र है कि नहीं है? है। तो ये है स्थानीय प्रवास। अब पूरी प्रोसेस वापिस समझा देता हूँ, ध्यान से समझना। अंतरराष्ट्रीय प्रवास एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप या एक देश से दूसरे देश। जैसे एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, एशिया से यूरोप, एक देश से दूसरे देश जैसे भारत से चीन के मध्य होने वाले प्रवास को अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रवास राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कारण के उद्देश्य से किया जाता है। जैसे भारत के अनेक धर्म, बौद्ध धर्म है, इन्होंने अपने प्रचार प्रसार के लिए हिंद एशिया, चीन, अभी आगे पढ़ेंगे आपको, ये उन क्षेत्रों में अपने श्रीलंका प्रचार प्रसार करने के लिए गए थे। वर्तमान समय में जो अधिकतर अंतरराष्ट्रीय प्रवास किया जाता है वो रोजगार या आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। अंतर्देशीय प्रवास, अंतर्देशीय प्रवास की आपको परिभाषा पूछे तो आप यही बताना, एक ही देश के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य होने वाले प्रवास को अंतर्देशीय प्रवास कहते हैं। जैसे भारत के सभी क्षेत्र, यानी भारत के राजस्थान से गुजरात मान लो, राजस्थान से पश्चिम बंगाल मान लो, कोलकाता से मुंबई मान लो, चंडीगढ़ से चेन्नई मान लो, कहीं से भी मान लो आप आगे बात में। तो ये एक ही देश के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य होने वाले प्रवास को अंतर्देशीय प्रवास कहते हैं। अब इसको दो भागों में कैसे बांट दिया? एक तो राज्यों के आधार पर डिवाइडेशन कर दिया, एक राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर डिवाइडेशन कर दिया। एक तो राज्यों के आधार पर, एक राज्यों की विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर। कैसे? देखो, पहला अंतर्राज्यीय या अंतरप्रांतीय प्रवास। एक राज्य या एक प्रांत से दूसरे राज्य या दूसरे प्रांत के मध्य होने वाले प्रवास को क्या कहते हैं? अंतर्राज्यीय या अंतर प्रांतीय प्रवास कहते हैं। जैसे राजस्थान से गुजरात। दूसरा देखो स्थानीय प्रवास, एक ही प्रांत या एक ही राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य होने वाले प्रवास को स्थानीय प्रवास कहते हैं। आगे बात में, जैसे जैसलमेर से जयपुर, तो जैसलमेर भी राजस्थान में या इस राजस्थान प्रांत में आता है, राजस्थान राज्य में आता है, और जयपुर भी राजस्थान प्रांत में आता है या राजस्थान राज्य में आता है। ये है प्रवास के प्रकार। अब विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रवास पढ़ेंगे, इसको एक बार आप देख लीजिए। हम आगे पढ़ते हैं। देखो पहले देखो प्रवास के प्रकार, वापिस एक बार प्रवास के प्रकार। तो प्रवास के कितने प्रकार है आप बताओ? तो प्रवास के दो प्रकार। पहला अंतर्राष्ट्रीय और दूसरा अंतर्देशीय। अंतर्देशीय के दो प्रकार है वापिस, है ना। तो अब आप ये चीज नोट करना। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रमुख, विश्व के प्रमुख, विश्व के प्रमुख, ये पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अब विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रवास देखो, तो विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रवास पढ़ रहे हैं कि विश्व के कौन कौन से प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है। तो सबसे पहला विश्व के जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रवास पढ़ रहे हैं उसमें हम पढ़ रहे हैं यूरोपीय प्रवास या यूरोप महाद्वीप के प्रवास, यूरोपीय प्रवास। अभी यूरोपीय प्रवास क्या है मैं आपको बता देता हूं। देखो, जो यूरोप महाद्वीप है उन लोगों ने अपना प्रवास किया, यूरोप महाद्वीप के लोगों ने प्रवास किया, और यूरोप महाद्वीप के लोगों ने जो प्रवास किया वो कहाँ? यूरोप महाद्वीप के प्रवास किया ना, वो लगभग 12वीं से लेकर 20वीं शताब्दी तक किया। कब से कब तक?
12वीं से लेके 20वीं शताब्दी तक। अब अगर किसके माध्यम से किया, तो अत्यधिक जो किया था वो जल परिवहन के माध्यम से किया था। किस परिवहन से? जल परिवहन के माध्यम से। या दूसरा प्रमुख कौन सा पूछ ले, तो स्थल परिवहन से, यानी या तो वो जल के माध्यम से गए थे या वो धरातल के माध्यम से किस क्षेत्र में गए थे। अब ये यूरोप महाद्वीप के लोग कहाँ कहाँ गए, तो उन्होंने उत्तरी अमेरिका में किया था प्रवास। उत्तरी अमेरिका आज पूरा भरा पड़ा है, तो वो यूरोप महाद्वीप के लोग हैं। और कहाँ किया था? दक्षिण अमेरिका में किया था। कहाँ किया था? दक्षिण अमेरिका में किया था। और कहाँ किया था? तो और ऑस्ट्रेलिया में किया था। और कहाँ किया था? तो और ऑस्ट्रेलिया में किया था। आगे बात में, तो यूरोपीय प्रवास में 12वीं से 20वीं शताब्दी तक जल परिवहन या स्थल परिवहन से किया था। उत्तरी अमेरिका या दक्षिण अमेरिका में किया था। अब पूछ ले कितने कटिबंधों में किया था, तो 2 कटिबंधों में किया था। बस ये ध्यान रखना, कितने कटिबंधों में किया? 2 कटिबंधों में। कितने कटिबंधों में? कटिबंध क्या होते हैं आपको बता देता हूं। ये 2 अक्षांश है और 2 अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। 2 अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? कटिबंध। तो कितने कटिबंधों में किया था? तो 2 कटिबंधों में। कितने कटिबंधों में? 2 कटिबंधों में। आगे बात में, वो 2 कौन कौन से? पहला देखो, पहला है उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय। दूसरा कौन सा है? दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय। दूसरा कौन सा है? शीतोष्ण कटिबंधीय। यानी यूरोप महाद्वीप के लोग 2 क्षेत्रों की ओर प्रवास करते हैं। अब देखो, उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण कटिबंधीय क्या? जैसे मान लो ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री ये है मान लो। अब ध्यान से सुनना, यूरोप महाद्वीप मान लो यहाँ है। अब यूरोप महाद्वीप के लोग अगर यहाँ आ गए तो ये कटिबंध उष्ण कटिबंधीय है, और अगर यूरोप महाद्वीप के लोग अगर यहाँ आ गए तो ये शीतोष्ण कटिबंध है, क्योंकि पहले उष्ण फिर शीतोष्ण फिर शीत कटिबंध, 3 कटिबंध है। तो अगर यूरोप महाद्वीप के लोग 0 से लेकर 23.5 डिग्री अक्षांशों के बीच आए तो कौन सा कटिबंध है? उष्ण कटिबंध। और अगर यूरोप महाद्वीप के लोग 23.5 से उत्तर और 66.5 से नीचे की ओर आए तो कौन सा कटिबंध है? शीतोष्ण कटिबंध। तो उष्ण कटिबंध में इन्होंने व्यापार किया था, सॉरी उष्ण कटिबंध में इन्होंने क्या किया था? प्रवास। उष्ण कटिबंध में इन्होंने क्या किया था? प्रवास। अब आपसे पूछ ले उष्ण कटिबंध कितने हैं, तो 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री अक्षांशों के मध्य, चाहे उत्तर हो चाहे वो दक्षिण हो, अक्षांशों के मध्य चाहे फिर उत्तर हो चाहे दक्षिण हो, तो इन क्षेत्रों के मध्य प्रवास किया। तो जब इन्होंने यहाँ प्रवास किया तो क्या बताओ, यहाँ की क्लाइमेट इनको सूट हो गई थी क्या? नहीं हुई। तो ये जलवायु इनके लिए अनुकूल नहीं थी। ये जलवायु इनके लिए क्या नहीं थी? अनुकूल नहीं थी। तो अब बताओ, जब ये जलवायु अनुकूल नहीं है तो ये लोग क्या करेंगे? ये तो इनका तो एक ही काम था, आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति करना अर्थात रोजगार की प्राप्ति करना। तो इन लोगों ने क्या किया? यहाँ चाय के, कहवा के, कॉफी के बागान लगाए। क्या लगाए? बागान। और बागानों में काम करने के लिए बाहर से बंधुआ मजदूर लाते थे। बाहरी देशों से क्या लाते थे? बाहरी देशों से बंधुआ मजदूर लाते थे। बाहरी देशों से क्या लाते थे? बंधुआ मजदूर। बंधुआ मतलब है उन मजदूरों को खरीद के मान लो, या साल भर का पेमेंट दे के मान लो, या बंदी बना के मान लो, बंधुआ मजदूर आते थे। बंधुआ क्या आते थे? मजदूर आते। बंधुआ मजदूर ऐसे मान लो रहा आप कि भाई हम किसी के बन जाते हैं कि भाई मैं 12 महीने तेरे फिक्स हूँ, ये इतनी सैलरी में, वो बंधुआ मजदूर है एक तरह से। तो इन लोगों ने यहाँ क्या चाय, कॉफी, कहवा के बागान लगाए, जैसे चीन है, मलेशिया, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, इनमें चाय के बागान लगाए। चाय के बागान लगाए। तो अब चाय के बागानों में काम करने के लिए मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी ना, तो इन्होंने बाहरी देशों से क्या लाए? बाहरी देशों से बंधुआ मजदूर लाए। और बंधुआ मजदूरों से ये क्या करवाते थे? बंधुआ मजदूरों से ये क्या करवाते थे? ये आ गया इनका उष्ण कटिबंधीय प्रवास। दूसरा पढ़ते हैं इनका शीतोष्ण कटिबंधीय प्रवास। शीतोष्ण कटिबंधीय प्रवास है वो 23.5 से तो ऊपर होता है, 23.5 से तो ऊपर, और 66.5 तक जो होता है वो शीतोष्ण कटिबंध होता है। दूसरी चीज ये ज्ञान रखना, ये जलवायु इनके अनुकूल थी। ये जलवायु इनकी क्या थी? अनुकूल थी। ये जलवायु इनकी क्या थी? अनुकूल थी। तो अब इनको रहने में कोई दिक्कत नहीं हुई, इनको रहने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो जलवायु जिस मनुष्य के लिए अनुकूल है उसमें उसको रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती। तो अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने देखो ध्यान रखना, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया,
में अपना स्थायी वास बना लिया और यही रहने लगे और यही उद्योग धंधे रोजगार है आदि कार्य करने लगे। तो उष्ण कटिबंध में इन्हें चाय के बागान लगाए और बंधुआ मजदूर बाहर से पकड़ के लाते, और शीतोष्ण कटिबंधों में इन्होंने अपना स्थायी वास बना लिया क्योंकि ये जलवायु उनके लिए अनुकूल थी, यहाँ इनको रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई, तो ये इन्होंने अपना स्थायी वास बना लिया। इसीलिए उत्तरी अमेरिका आज पूरा जो भरा पड़ा है ना वो यूरोप महाद्वीप के लोगों से भरा पड़ा है, यानी वहाँ की 90% पॉपुलेशन है ना उत्तरी अमेरिका की वो यूरोप महाद्वीप के लोगों की है। आगे बात में तो ये है विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पहला यूरोपीय प्रवास। दूसरा देखो एशियाई प्रवास, यही समझ लेता हूँ ये छोटा ही है, एशियाई प्रवास। दूसरा कौन सा है? एशियाई प्रवास। अब एशियाई प्रवास क्या है कि एशिया महाद्वीप के लोगों ने भी प्रवास किए थे। देखो अब वो प्रवास कैसे किए? एक तो उन्होंने किए थे धार्मिक आधार पे। किस आधार पे? धार्मिक। जैसे बौद्ध धर्म के लोग हैं वो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए इन देशों में गए, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए इन देशों में गए। तो एक तो इन्होंने किए थे धार्मिक आधार पे। वो धार्मिक आधार पे कहाँ किए थे? एक तो देखो इन्होंने किए थे फिलीपींस, मंगोलिया, हिंद एशिया, इन्होंने यहाँ व्यापार किया था। किस उद्देश्य के लिए? धार्मिक उद्देश्य के लिए, अर्थात अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ किया था। एक क्या किया था? एक अंग्रेजों ने या ब्रिटेन के वासियों ने जो भारत के लोग हैं उनको दूसरी जगह स्थानांतरित किया था। कहाँ? जैसे त्रिनाड है, इनमें इसलिए किया था कि भाई इनको देखो इंग्लैंड के लोगों को काम करवाने के लिए मजदूर की आवश्यकता पड़ती, तो ये मजदूर भारतीय को यहाँ से मजदूर बना के ले जाते। तो अब भारतीय वहां मजदूरी करने लगा यूरोपीय लोगों के दिन। तो अब वो धीरे धीरे वही अपना उसने क्या बना लिया? वास बना लिया। वही अपना उसने क्या बना लिया? वास बना लिया। तो एक तो उसने धर्म के आधार पे किया था, एक रोजगार के उद्देश्य के आधार पे किया था। या तो उसको रोजगार बोल दो, उस टाइम के अनुसार बोलोगे तो औपनिवेशिक समय में, औपनिवेशिक का मतलब है उस टाइम भारत गुलाम था। औपनिवेशिक समय में अगर आप औपनिवेशिक समय बोलते हो तो इसका मतलब ये है कि ये अंग्रेजों का टाइम का है। धार्मिक बहुत प्राचीन फिलीपींस, मंगोलिया, हिंद एशिया, इनमें जो औपनिवेशिक समय में वो त्रिनाड है, चाड है, इनमें किया था। आगे बात में और जो वर्तमान समय में हो रहा है वो रोजगार के लिए हो रहा है। जो वर्तमान समय में हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? रोजगार के लिए हो रहा है। जबकि वर्तमान समय में ये यूरोप वाला नहीं हो रहा है, क्योंकि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप ने अपने देश में स्थायीवासी दूसरे देश के स्थायीवासी बनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जबकि भारत के आज भी लोग चीन है, यूरोप महाद्वीप में वहां जाके स्थायी काम करते हैं, रहते भी है। आगे बात में ये है। तो आपको यहाँ तक समझ में आया विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। यूरोपीय प्रवास 10-12वीं से लेकर 20वीं शताब्दी के मध्य हुआ। आगे बात में जल परिवहन, स्थल परिवहन से हुआ। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में स्थायी गए। 2 प्रतिबंधों में किया था। उष्ण कटिबंध में 23.5 से 66 डिग्री अक्षांशों के मध्य जलवायु उनके अनुकूल नहीं थी। इसमें जलवायु अनुकूल नहीं थी, ये ज्ञान रखना। चाय, कवा, कॉफी के बागान लगाए थे, तो इनको कार्य करने के लिए मजदूरों की आवश्यकता पड़ी, तो ये बाहर से बंधुआ मजदूर लाके इनसे काम करवाते थे। शीतोष्ण कटिबंध 23.5 से 66 तक होता है। यहाँ की जलवायु इनके लिए अनुकूल थी और अनुकूल होने के कारण इन्होंने अपना स्थायी वास यहीं बना लिया। इसलिए आज अमेरिका महाद्वीप है वो यूरोप महाद्वीप से भरा पड़ा है। आगे बात में अब है प्रवास के परिणाम। प्रवास के परिणाम, अब देखो प्रवास के कौन कौन से परिणाम होते हैं। अब प्रवास के परिणाम क्या क्या होता है देखो। पहला तो होता है जनसंख्या का असंतुलन। सबसे पहला क्या होता है? जनसंख्या का असंतुलन। जनसंख्या का असंतुलन कैसे होता है वो बता देता हूं। देखो या जनसंख्या का संतुलन बिगड़ता है या जनसंख्या का असंतुलन होता है, एक ही बात है। असंतुलन कैसे होता है? जैसे मान लो ये 2 महाद्वीप है या कोई 2 देश है, 2 क्षेत्र है। इस क्षेत्र में मान लो 4 लोग हैं और इस क्षेत्र में मान लो 7 लोग हैं। आगे बात में अब ये लोग व्यक्ति इस क्षेत्र से इस क्षेत्र में चला गया, तो या तो जनसंख्या कम हो गई और या जनसंख्या
ज्यादा हो गई। तो एक क्षेत्र में जनसंख्या कम और एक क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा, तो एक क्षेत्र में कम एक में ज्यादा, तो बताओ ये असंतुलन एक नहीं है, तो इससे जनसंख्या क्या होता है, असंतुलन होता है, जनसंख्या का संतुलन बिगड़ता है। दूसरा, खान पान में परिवर्तन होता है, खान पान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। आगे बात में खान पान सारे लिख देता हूं, खान पान है, वेशभूषा है, रहन सहन है, आदि में क्या होता है, आदि में परिवर्तन होता है। आदि में क्या होता है, आदि में परिवर्तन होता है। खान पान, रहन सहन, वेशभूषा आदि में परिवर्तन होता है। कैसे मैं बताऊं आपको, अगर मान लो कोई भारतीय नागरिक यूरोप आदि में जाके इस तरह वास बना ले, तो अब वो यूरोप के खान पान से परिचित हो जाएगा आगे बात में, या वो भारत के खान पान को यूरोप आदि में बताएगा या मतलब खाएगा, तो वहां के लोग देखेंगे, तो खान पान में बताओ परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। जो भारत देश से कोई व्यक्ति यूरोप माध्यम में गया है, तो वो यूरोप माध्यम के लोग भारतीय लोगों का खाना पसंद करेंगे या लोगों के खाने को जानेंगे, और वो भारत वाला वो यूरोप माध्यम के लोगों का जानने की कोशिश करेगा। उसकी वेशभूषा से परिचित होंगे और उनके रहन सहन से क्या होंगे, परिचित होंगे। आगे बात सुनने, तीसरा क्या है, तीसरा ये धार्मिक व सांस्कृतिक, धार्मिक व संस्कृति में बदलाव। धार्मिक व संस्कृति में कैसे बदलाव, कि वो एक दूसरे की धर्म और संस्कृति को जानने की कोशिश करते हैं। आगे बात में आगे क्या है, आगे है कि जो प्रवास करते हैं इससे दबाव बढ़ता है। क्या बढ़ता है, दबाव बढ़ता है, बेरोजगारी बढ़ती है। क्या बढ़ती है, बेरोजगारी, महामारी ज्यादा फैलती है आदि। कैसे, क्या मान लो यहाँ अब 3 लोग ही रहे, तो यहाँ दबाव बढ़ गया नहीं बढ़ गया, तो अब एक की जरूरत है 10 जाएंगे, एक उदाहरण के तौर पे, एक नहीं है, दबाव बढ़ गया नहीं बढ़ गया। यहाँ महामारी कैसे फैलेंगी, अब मान लो यहाँ इतने लोग हैं, तो चिकित्सक सुविधाएं मान लो अगर पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाती है, तो यहाँ महामारी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, ये है। इससे और क्या फर्क पड़ता है, इससे और ये फर्क पड़ता है कि वैज्ञानिक व तकनीकी विकास, वैज्ञानिक व तकनीकी विकास में परिवर्तन, वैज्ञानिक व तकनीकी विकास में परिवर्तन। कैसे, आज अगर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप ने इतनी प्रगति की, आज इतना विकसित बना है, तो उसकी प्रमुख देन कौन है, उसकी प्रमुख देन यूरोप महाद्वीप है। क्योंकि यूरोप महाद्वीप की तकनीकी की बदौलत ही, यूरोप महाद्वीप की तकनीकी की बदौलत ही आज अमेरिका महाद्वीप ये मान लो प्रगति की है। तो जनसंख्या का असंतुलन होता है, संतुलन बिगड़ता है, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा में परिवर्तन होता है, धार्मिक और संस्कृति में परिवर्तन होता है, दबाव, बेरोजगारी, महामारी आदि बढ़ती है, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के बदौलत परिवर्तन होता है। आगे बात में, ठीक है दोस्तों, आगे की चर्चा आगे क्लास में करेंगे।